नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीकांत वर्मा की कविताओं के बारे में, बल्कि यूं कहें कि आज हम उनकी दो कविताएं पढ़ेंगे, उन कविताओं की व्याख्या करेंगे, उन कविताओं को समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम थोड़ी सी बातचीत श्रीकांत वर्मा के बारे में करें। आप सब जानते हैं, आज़ादी के बाद की हिंदी कविता के जो प्रमुख चेहरे हैं, जो प्रमुख कवि हैं, उनमें श्रीकांत वर्मा एक कवि हैं। यदि ऐसे कहें कि हिंदी के ऐसे कवि जिन्होंने आज़ादी के बाद की हिंदी कविता को अग्रगामी बनाया, शिखर तक पहुंचाया, श्रीकांत वर्मा उनमें से एक हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सब ऐसे कवि हैं जिनके बिना आप हिंदी कविता पर कोई बातचीत नहीं कर सकते। रघुवीर सहाय की कविताएं आप पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में हम श्रीकांत वर्मा की कविताएं पढ़ रहे हैं। श्रीकांत जी आजादी के तुरंत बाद जो कविता पीढ़ी आई उसके कवि हैं। उस समय हिंदी कविता में अज्ञेय थे, मुक्तिबोध थे, रघुवीर सहाय थे, कुंवर नारायण भी आ गए थे, केदार जी भी आ गए थे, तमाम कवि लिख रहे थे। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे 2-4 वर्ष का अंतर रहा होगा इन कवियों के लिखने और छपने की प्रक्रिया में। बाद में 1960 के बाद तो सब एकदम साथ साथ लिखने और समझने लगे। श्रीकांत वर्मा की आरंभिक कविताओं में विद्रोही चेतना दिखाई देती है। आप जब उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक विद्रोही स्वर उन कविताओं में है। एक आत्मालोचन भी आपको उन कविताओं में दिखाई देगा। लगातार अपनी समीक्षा करता हुआ कवि श्रीकांत वर्मा की कविताओं में दिखाई देता है। अपना विवेक भी जागृत रखे हुए है यह कवि, और आपके विवेक को भी लगातार जागृत करने की कोशिश करता है। जागृति में उसका गहरा विश्वास है। वो मानता है कि यदि विवेक का जागरण नहीं हुआ तो कविता का काम पूरा नहीं हुआ। कविता का काम अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि हृदय का विरेचन करना है। नहीं, कविता का काम हृदय और मस्तिष्क दोनों का विरेचन करना है। वही कविता श्रेष्ठ कविता होती है जो एक साथ हृदय और मस्तिष्क दोनों का विरेचन करती है। यदि एक का करके दूसरे को छोड़ देती है तो कविता का दायित्व पूरा नहीं हुआ, उसका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, हक अदा न हुआ। तो आज हम बात करेंगे श्रीकांत वर्मा की दो कविताओं पर। पहली कविता है बूढ़ा पुल और दूसरी कविता है माया दर्पण। तो आइए पहले बूढ़ा पुल कविता का पाठ करते हैं। मैं हूं इस नदिया का बूढ़ा पुल, मुझ में से हहराता गुजर गया कितना जल, लेकिन मैं माथे पर यात्राएं बोहे इस रेती में आ गड़ा रहा। मुझ पर से घर 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 गुजर गए कितने रथ, लेकिन मैं पानी के पहियों की ध्वनि सुनता खड़ा रहा। डूब गई संध्याएं, अस्त हुआ इंद्रधनुष, लेकिन मैं पत्थर का शब्द धनुष। मुझ में से जल अहरह अनचाहे अनजाने तीरों सा छूट रहा। मैं हूं इस नदिया का बूढ़ा पुल। आह, जब कभी आधी रातों में भीगे सन्नाटे में मैं चीखा अथवा सीटी मारी, आवाजें रुग्ण और पर नुचे पखेरू सी उड़ी और पास किसी झाड़ी में अरझ गईं। इस जल के अंदर भी कोई बूढ़ा पुल है, हिलता है, कंपता है और छटपटाता है। आह, वही मेरी व्यथा जानता है। आह, यह अकेलापन सह्य नहीं नदियों का सन्नाटा, मिलनोन्मुख यात्राएं संगम की ओर दौड़ रही नदी। सह्य नहीं क्षितिजों तक जाते वे पक्षी दल, दूर कहीं डूब रही पगध्वनियां, अस्त हो रही नावें,
गुजर रहे वे बादल सह्य नहीं, आह मुझे ढहा दो ताकि इन प्रवाहों में मैं अनंत बहता जाऊं, और अगर अटकूं तो पानी में डूबे मंदिर की शोभा बनूं। अब मुझे ढहा दो और नए पुल रचो, जो बूढ़े होने तक स्थिरता की होड़ करें, पानी से खेलें, भाग रही नदियों से कहें नदी रुक जाओ, वापिस आ जाओ, और अट्ठहास करें, रातों को चौंकें, आह मुझे ढहा दो। मैं हूँ इस नदिया का बूढ़ा पुल, कब तक अपनी जड़ताबों हूँ, मुझको भी यात्रा में परिणत कर दो। यह कविता श्रीकांत वर्मा की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। आपने तमाम पुल अपने जीवन में देखे होंगे, तमाम ऐसे वृक्ष देखे होंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि सदियां गुजर गईं, वृक्ष खड़ा है, पुल खड़े हैं। संख्या ज़्यादा नहीं है ऐसे पुलों की, लेकिन हैं ऐसे पुल। और लगभग सबके जीवन में एक आध उदाहरण ऐसा आता है जब उनके परिवार का कोई बुजुर्ग यह बताता है कि फला पुल 100 साल पुराना हो गया, फला पुल 150 साल पुराना हो गया और चल रहा है। और इस बनने न बनने की प्रक्रिया में वो समय की आलोचना भी करता है, आचरण की आलोचना भी होती है कि पहले लोग कितनी ईमानदारी से काम करते थे कि जो बना वो 100 साल से खड़ा है, 150 साल से खड़ा है, लेकिन अब जो बनता है वो 10-20 साल भी नहीं खड़ा रह पाता। कोई कहता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी पुराने ऐसे को याद करता है जो अमर सरीखा दिख रहा है, तो वो अपने समय की आलोचना प्रस्तुत कर देता है। यह कविता बूढ़ा पुल, जो आधी सदी के आसपास पहले लिखी गई थी, ये कविता आज जब आप पढ़ते हैं, आज भी आपको यह अपने समय की आलोचना करने के लिए बाध्य करने वाली कविता है। स्वयं को कैसे देखें, समय को कैसे देखें, समाज को कैसे देखें, कविता यही शऊर सिखाती है। यह कविता आपने अभी सुनी। आपने कविता सुनते हुए यह देखा होगा कि जब मैं इस कविता का पाठ कर रहा था तो आरोह अवरोह जो है इस कविता का, उस पर भी आपका ध्यान गया होगा। कोई कविता कैसे पढ़ी जाती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कविता का पाठ कविता में प्रवेश करने का पहला मार्ग है। जिस तरह आप किसी घर के सामने जब खड़े होते हैं तो दरवाजा खुलता है, फिर आप घर में प्रवेश करते हैं। किसी किले के दरवाजे पर आप खड़े होते हैं, दरवाजा खुलता है, फिर आप प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आप पूरे किले से परिचित होते हैं, या जिस घर में प्रवेश करते हैं उस घर से परिचित होते हैं। वैसे ही कविता का पाठ एक तरह से कविता का वह पहला दरवाजा है जहां से आप उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कविता पढ़ते कैसे हैं, यानी कि क्या आपको इस बात का बोध है कि कवि ने किस शब्द पर कितना जोर डाला है, कितना बल दिया है, किस शब्द को सिर्फ कविता का क्रम पूरा करने के लिए डाला गया है। अगर आपको इसका बोध है तो समझिए कि आपको कविता की कुंजी मिल गई, कविता की चाबी मिल गई है, आपको ताली मिल गई है आपको, जिससे आप कविता को खोल लेंगे, प्रवेश कर लेंगे। ये कविता है, कह रहा है कि मैं हूं इस नदिया का बूढ़ा पुल। संवाद की कविता है। इस कविता का जो सबसे बड़ा सौंदर्य है कि यह पूरी कविता संवाद धर्मी कविता है। कवि इस कविता में अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। एक पुल है जो अपनी व्यथा कथा कह रहा है, उसमें उसकी कथा भी है, उसमें उसकी व्यथा भी है, वो बता रहा है अपने बारे में। तो जो भी इस कविता को पढ़ रहा है या सुन रहा है, दरअसल यह कविता उससे बातचीत कर रही है, उससे बतिया रही है कविता। मैं हूं इस नदिया का बूढ़ा पुल। यह पहला परिचय है पाठक के लिए इस कविता का और इस पुल का, जो आपसे बहुत सारी बातें कर रहा है। ध्यान दीजिए, पुल बूढ़ा हो रहा है। नदियां बूढ़ी नहीं होती, माएँ बूढ़ी नहीं होती। भौतिक रूप से देखेंगे तो माएँ बूढ़ी भी होती हैं, माएँ जीवन से चली भी जाती हैं,
लेकिन संकल्पना के रूप में अगर देखिएगा तो मां कभी जीवन से नहीं जाती। मां का जाना आपका समाप्त हो जाना है। मां नहीं है तो आप नहीं हो सकते। तो संकल्पना के स्तर पर नदी कभी समाप्त नहीं होती। हजारों साल बीत चुके हैं नदियों को। एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। नदियों के किस्से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए, तीसरी पीढ़ी में चले गए, चौथी पांचवी पीढ़ी में चले गए। नदियां बह रही हैं, मां की तरह, गुरु की तरह। मां भी होती हैं नदियां और गुरु भी होती हैं नदियां। एक पुल है जो ऐसी ही किसी नदी में है, प्रतीक की तरह। कल्पना कीजिए आप। कविता को अभिधा में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। यह कहा जरूर गया है कि अभिधा में कही गई बातें प्रभावशाली होती हैं, लेकिन जब भी कविता को पढ़ें तो व्यंजना की ओर जरूर जाएं, गहरे उतरने की कोशिश करें। कविता में सिर्फ वही नहीं होता जो सामने से दिख रहा होता है, कई बार उसके पीछे बहुत सारी परतें होती हैं। तो कविता को इस ढंग से देखना चाहिए। मुझमें से हहराता गुजर गया कितना जल, लेकिन मैं माथे पर यात्राएं बोहे इस रेती में गड़ा रहा। मुझ पर से घर 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 गुजर गए कितने रथ, लेकिन मैं पानी के पहियों की ध्वनि सुनता खड़ा रहा। एक चित्र प्रस्तुत हो रहा है आपके सामने, एक दृश्य है आपके सामने, कवि बना रहा है। पुल जो कह रहा है उसके माध्यम से कल्पना करिए, पुल खड़ा है, पानी गुजर रहा है। सामान्य दिनों में, ग्रीष्म के दिनों की नदी की कल्पना कीजिए, आप बरसात के दिनों की नदी की कल्पना कीजिए। ये कल्पना कीजिए कि दिन भर में एक पुल से कितनी सवारियां गुजर जाती हैं, कितने लोग गुजर जाते हैं, कितनी तरह की चीजें जाती हैं। उसी पुल से सुखद यात्राएं भी संपन्न होती हैं, उसी पुल से दुखद यात्राएं भी संपन्न होती हैं। जीवन का जो सौंदर्य है वह पुल के साथ जुड़ा हुआ है। उस पुल पर जीवन सौंदर्य भी है, उस पुल पर ऐसी स्मृतियां भी हैं जो दुख का सृजन करती हैं, जिनका संबंध सीधे दुख से हो जाता है। इतिहास बता रहा है इस दृश्य में, गुजर गया कितना जल, हर क्षण जल गुजर रहा है। क्या कोई इसका कोई गणित है क्या? क्या कोई इसको मापा जा सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये जिस तरह हमारे अपने जीवन में जो क्षण गुजरते चले जाते हैं, कितनी तरह की घटनाएं हमारे जीवन से होती चली जाती हैं, हम कहां याद रख पाते हैं। तो नदी के बारे में सोचिए, जहां जल हहरा रहा है, इस पार से उस पार हो रहा है, नदी की धार जिधर उधर जा रही है। समय को भी समझने की कोशिश करिए इसके माध्यम से कि कवि कहना क्या चाहता है। किस तरह यह कविता संस्कृति समीक्षा का भी काम कर रही है, इसको भी अपने मन में, अपने विवेक में रखिए। यह कविता एक तरह से सांस्कृतिक समीक्षा भी कर रही है। कह रहा है कि मैं खड़ा रहा यहां पर, यात्राओं का साक्षी हूं मैं, तमाम तरह की यात्राओं का साक्षी हूं मैं। कौन कौन नहीं गया मुझ पर से। राजा, रंक, फकीर सब गुजर जाते हैं पुलों से। पुल मना नहीं करता किसी को कि नहीं सिर्फ राजा जाएगा, सिर्फ रंक जाएगा, सिर्फ फकीर जाएगा। पुल के लिए सब बराबर हैं। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो किसी पुल का होना दरअसल मनुष्य जीवन में उस संकल्पना का होना है जहां पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, जहां पर सबके लिए बराबर का अवकाश है, बराबर का स्पेस है। ये एक बड़ी बात है। कविता इसी तरह खुलती है। इसको देखिए, मुझ पर से घर घर गुजर गए कितने रथ, लेकिन मैं पानी के पहियों की ध्वनि सुनता खड़ा रहा। चित्र देखिए, कह रहे मुझ पर से कितने रथ गुजर गए। रथ का मतलब आप अभिधा में रथ मत ले लीजिए। रथ गुजरने का मतलब बहुत सारा कारवां गुजर गया, बहुत सारे लोग गुजर गए, बहुत सारी घटनाएं गुजर गईं, और मेरे हिस्से क्या रहा? पानी के पहिए रहे। कल्पना देखिए, कवि कितनी सुंदर ढंग से कह रहा है कि मेरे हिस्से पानी के पहिए रहे और उनकी ध्वनि को सुनता मैं खड़ा रहा। यानी कि अगर आप देखें पुल को किसी पूर्वज की तरह आप विचार करें तो एक तरह से वह आपके लिए इतिहास ग्रंथ की तरह भी है। बहुत सारा इतिहास आपको
इस तरह के वृक्षों और पुलों से मिल सकता है, बशर्ते आप उनसे बतिया पाएं, बशर्ते आप उनसे संवाद कर पाएं। पूरी कविता दृश्य का सृजन करती है। डूब गई संध्याएं, अस्त हुआ इंद्रधनुष, लेकिन मैं पत्थर का शब्द धनुष, मुझ में से जल अहरह अनचाहे अनजाने तीरों सा छूट रहा। डूब गई संध्याएं, एक दो नहीं, तमाम संध्याएं बीत गईं, तमाम उल्लास के क्षण बीत गए, तमाम उत्साह के क्षण बीत गए। जो जीवन का इंद्रधनुष था, जो नयापन था, जो यौवन होता है, वो बीत जाता है एक दिन। पुल भी बूढ़ा हो गया है, जैसे हम होते हैं, मनुष्य होते हैं। बहुत सारी चीजें एक सी नहीं रह जाती हैं। और कितना मार्मिक ढंग से यह अभिव्यक्ति जो कितनी मार्मिक है कि पत्थर का शब्द धनुष, बहुत मार्मिक है यह, हृदय बींधने वाला जिसको कहते हैं, इस तरह की बात इसमें निकल करके आ रही है। आह जब भी आधी रातों में भीगे सन्नाटे में मैं चीखा अथवा सीटी मारी, आवाजें रुग्ण और परनुचे पखेरू से उड़ी और पास किसी झाड़ी में अरज गईं। अपना दुख कह रहा है। हम लोग मानते हैं पत्थर का क्या दुख, घर का क्या दुख। कभी यही करता है कि जो चीज नहीं दिख रही होती है उसे हमें दिखाता है। यही कविता का दायित्व भी है। पुल का भी दुख है, उसको भी पीड़ा हो रही है, उसका भी मन पिरा रहा है, तन पिरा रहा है। और वो कह रहा है कि कई बार ऐसा हुआ कि रातों में सन्नाटे में मैं चीखा और मेरी आवाज उस पक्षी की तरह हो गई जिसके पंख नोच दिए गए हैं। इस तरह का विलाप, कल्पना करिए कि किस तरह का विलाप हो सकता है। उस तरह का विलाप मेरी आवाज में रहा, लेकिन आसपास किसी झाड़ी में जाकर वह आवाज भी खो गई। आप कल्पना करें तो कई बार इस तरह से देखें कि जो वंचित लोग रहते हैं, वह लोगों के लिए रात दिन काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, यत्न करते हैं, उनके बल पर समाज और राष्ट्र तरक्की करता है, लेकिन उनकी आवाजें अनसुनी रह जाती हैं। कहीं ना कहीं कवि पुल की इस व्यथा कथा में इस बात को रखना चाहता है, हमारा ध्यान इस ओर ले जाना चाहता है कि जो हमें इस पार से उस पार कर दे रहा है, जिसके नाते हम मझधार में डूब नहीं रहे, जिसके नाते हमारा जीवन सुखद हुआ, हमारी यात्राएं आसान हुई, क्या हम उनके बारे में सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते, न पुल के बारे में, न ऐसे लोगों के बारे में। आप कल्पना करिए कि हमारे जीवन में लोगों के लिए अवकाश कितना कम होता जा रहा है। हम लोगों के बारे में कितना कम सोच पाते हैं। अब हमारे आसपास जो घटित होता है, हम लोग कितना संवेदित होते हैं उनसे। और पुल जिसकी छाती पर हम चढ़ के इस पार से उस पार हो जाते हैं, कभी विचार नहीं करते कि उसको भी पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि पत्थर को पीड़ा नहीं होती। हम मानते हैं कि यह विकास का मामला है। आप देखें, हमारे जीवन में विकास के नाम पर इतने तरह के यंत्र आ चुके हैं, इतनी तरह की सुविधाएं आ चुकी हैं कि सब लोग धीरे धीरे स्वकेंद्रित होते चले जा रहे हैं। किसी को किसी के विलाप में कोई रुचि नहीं है। क्यों कोई रो रहा है, कोई क्यों दुखी है, इस पर कोई नहीं सोच रहा। और अगर सोच रहा है तो बहुत खानापूर्ति के ढंग से सोच रहा है। यह कविता हमें इस ओर ले जाती है, विचार करने पर मजबूर करती है। इस जल के अंदर भी कोई बूढ़ा पुल है, हिलता है, कांपता है और छटपटाता है। आह वही मेरी व्यथा जानता है। और अब देखें कि जब आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता तो अपनी परछाई से बात करने लगता है। कई बार तो कहा जाता है कि परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन कुछ ना हो तो अपनी परछाई है। यह बूढ़ा पुल भी कह रहा है कि इस जल के भीतर भी एक बूढ़ा पुल है। जाहिर है कि वो उसकी परछाई है। बहुत अभिधा में अगर आप समझना चाहें तो उसकी परछाई है। अगर इसे गहरे में आप समझना चाहें तो यह कविता जो है वह आपको यह बताना चाहती है कि जल के भीतर उसी पुल की आत्मा है, कराह रही है। आप जिस रूप में भी देखना चाहें, यानी कि अकेलेपन के इंतहा है यह, कोई साथ नहीं रह जाता।
यह कविता कई बार आपके भीतर वैराग्य का बोध भी पैदा कर सकती है, लेकिन कवि यह नहीं चाहता। कवि यह चाहता है कि आप आलोचनात्मक ढंग से सोचें और समाज से जुड़ें, उनके बारे में सोचना शुरू करें जो लोग बिना कुछ कहे आपके लिए काम करते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका जीवन किन लोगों के नाते सुंदर हो रहा है। कवि चाहता है कि उन लोगों को भी पता न चले कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन कीजिए, विचार कीजिए। यह कविता सामान्य ढंग से आप देखेंगे, सोचेंगे तो लगेगा क्या है कविता, एक बूढ़ा पुल है अपनी बात कह रहा है, लेकिन कवि उस बूढ़े पुल के माध्यम से मनुष्य संस्कृति पर बातचीत कर रहा है, हमारी चेतना पर बातचीत कर रहा है, हमारी चेतना जो सुसुप्तावस्था में चली गई है उस पर बात कर रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है और तभी शायद हम कविता के साथ भी न्याय कर पाएंगे और समाज के साथ भी न्याय कर पाएंगे। दौड़ रही नदी सह्य नहीं क्षितिजों तक, जाते वे पक्षी दल दूर कहीं डूब रही पगध्वनियां, अस्त हो रही नावें, गुजर रहे वे बादल सह्य नहीं, आह मुझे ढहा दो ताकि इन प्रवाहों को मैं अनंत बहता जाऊं, और अगर अटकूं तो पानी में डूबे मंदिर की शोभा बनूं। और आकांक्षा क्या है, चाहता है ये पुल कि अब गिरा दिया जाए और नया पुल बने, यानी कि जो नई पीढ़ी है उसके लिए स्पेस रचना चाहता है, अवकाश रचना चाहता है, एक नए से जुड़ने की आकांक्षा भी है, अपने अमरत्व की आकांक्षा नहीं है। यह बड़ी बात है। दरअसल अमरत्व की आकांक्षा, भौतिक रूप से अमरत्व की आकांक्षा मनुष्य विरोधी आकांक्षा है। संकल्पना के रूप में अमरत्व की आकांक्षा मनुष्यता की आकांक्षा है, यानी कि मंदिर की शोभा पाऊं, यह अमरत्व जो है यह संकल्पना के रूप में मनुष्यता की रक्षा करने वाला है, लेकिन मैं ही पुल के रूप में बना रहूं, यह संकल्पना मनुष्यता के विरुद्ध जाने वाली संकल्पना है। यानी कि अपने लिए ही स्व पर केंद्रित नहीं होना है। इस बात को समझिए कि क्या होने से मनुष्यता बचती है और क्या होने से मनुष्यता का ह्रास हो जाता है। यह कविता अपने पर से फोकस हटाकर अन्य पर ले जाती है, अन्य के लिए अवकाश रचने की कोशिश करती है। यह इस कविता का महत्व है, इस कविता की विशेषता है। मुझको भी यात्रा में परिणत कर दो, यह कविता वहां खत्म होती है। मैं ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि जीवन ठहरने में नहीं होता है। जो ठहरा है वो सुंदर नहीं हो सकता। जल इसीलिए सुंदर है नदी का, क्योंकि वो बहता रहता है। सुंदरता लगातार गतिशील रहने में है। जो ठहरता है वो पोखर का पानी हो जाता है, सड़ जाता है। यह कविता ठहराव के विरुद्ध गति का संचार करने वाली कविता है। यह कविता आत्मकेंद्रित समाज में आलोचनात्मक विवेक पैदा करते हुए अन्य के बारे में सोचने समझने की प्रेरणा देने वाली कविता है। यह कविता अपने महत्व को अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखने वाली कविता है। सामान्यतः होता यह है कि लोग अपने महत्व की ही प्रस्तावना लिखते रह जाते हैं। यह कविता अपने महत्व की बात नहीं करती। यह कविता नए लोगों का स्वागत करने की बात करती है, नए का स्वागत करने का प्रस्ताव करती है। इस अर्थ में यह एक महत्वपूर्ण कविता है। जो दूसरी कविता है माया दर्पण, यह एक अपेक्षाकृत लंबी कविता है। कविता का पाठ करता हूं मैं। देर से उठकर छत पर सर धोती खड़ी हुई है, देखते ही देखते बड़ी हुई है मेरी प्रतिभा। लड़ते झगड़ते मैं आ पहुंचा हूं, उखड़ते उखड़ते भी मैंने रोप ही दिए पैर। बैर मुझे लेना था, पता नहीं कब क्या लिया था, क्या देना था। अपना एकमात्र इस्तेमाल यही किया था, एक सुई की तरह अपने को अपने परिवार से निकाल कर तुम्हारे जीर्ण जीवन को सिया था। दोनों हाथों में संभाल अपने होठों से छुलाकर, बहते हुए पानी में झुलाकर अपने पांव मैं अनुभव कर रहा हूं सब कुछ, बस छू कर चला जाता है, छला जाता है। आकाश भी सूर्य से जो दूसरे दिन आता नहीं है, कोई और सूर्य भेज देता है। विजेता है कौन?
और किसकी पराजय है। सारा संसार अपने कामों में फंसाए अपनी उंगलियां उधेड़ बुन करता है, डरता है मुझसे मेरा पड़ोस। मैं अपनी करतूतों का दरोगा हूं, नहीं एक रोज नाम चाहूं। मुझ में मेरे अपराध हूबहू कविताओं से दर्ज हैं, मर्ज हैं जितने उनसे ज्यादा इलाज हैं। मेरे पास है कुछ कुत्ता दिनों की छायाएं और बिल्ली रातों के अंदाज हैं। मैं इन दिनों और रातों का क्या करूं, मैं अपने दिनों और रातों का क्या करूं। मेरे लिए तुमसे भी बड़ा यह सवाल है, यह एक चाल है। मैं हर एक के साथ शतरंज खेल रहा हूं। मैं अपने उलझलूल एकांत में सारी पृथ्वी को बेल रहा हूं। मैं हर एक नदी के साथ सो रहा हूं। मैं हर एक पहाड़ ढो रहा हूं। मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। मैं सुखी दुखी होकर दुखी सुखी हो रहा हूं। मैं न जाने किस कंदरा में जाकर चिल्लाता हूं। मैं हो रहा हूं, मैं हो रहा हूं। अनुगूंज नहीं जाती लप लपाती मेरे पीछे चली आ रही है। चली आए, मुझे अभी कई लड़कियों से करना है प्रेम। मुझे अभी कई कुंडों में करना है स्नान। अभी कई तहखानों की करनी है सैर। मेरा सारा शरीर सूख चुका है मगर पैर साबित हैं पैर। मैं अपना अंधकार, अपना सारा अंधकार गंदे कपड़ों की एक गठरी की तरह फेंक सकता हूँ। मैं अपनी मार खाई हुई पीठ सेंक सकता हूँ। धूप में बेटियां और बहुएं सूप में अपनी अपनी आयु के दाने बिन रही हैं। सारे संसार की सभ्यताएं दिन गिन रही हैं, मैं भी दिन गिनूं। मैं अपने निरानंद में रेंक और भाग और लीद रहे हैं गधे से। मैं पूछ कर आगे बढ़ जाता हूँ मगर खबरदार मुझे कवि मत कहो। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली फिर उसे बुदबुदाता हूँ। मैं कविताएं बकता नहीं हूँ, मैं थकता नहीं हूँ कोसते। सर्दी में अपनी संतान को केवल अपनी हिम्मत की रजाई में लपेट कर पोसते। गरीबों के मोहल्ले से निकलकर मैं एक बंद नगर के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैं कई साल से पता नहीं अपनी या किसकी शर्म में गड़ा हूँ। तुमने मेरी शर्म नहीं देखी, मैं मात कर सकता हूँ महिलाओं को। मैं जानता हूँ सारी दुनिया के वन विलाओं को। हमेशा से जो बैठे हैं ताक में, काफ़ी दिनों से मैं अनुभव करता हूँ तकलीफ़ अपनी नाक में। मुझे पैदा होना था अमीर घराने में। अमीर घराने में पैदा होने की यह आकांक्षा साथ साथ बड़ी होती है। हर एक मोड़ पर प्रेमिका की तरह मृत्यु खड़ी होती है। शरीरांत के पहले मैं सब कुछ निचोड़ कर उसको दे जाऊंगा जो भी मुझे मिलेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसी के न होने से कुछ भी नहीं होता। मेरे लिए न होने से कुछ भी नहीं हिलेगा। मेरे पास कुर्सी भी नहीं जो खाली हो। मनुष्य वकील हो, नेता हो, संत हो, मवाली हो, किसी के न होने से कुछ भी नहीं होता। नाटक की समाप्ति पर आंसू मत बहाओ, रेल की खिड़की से हाथ मत हिलाओ। यह कविता आपने सुनी, मैंने इस कविता का पाठ किया। यह पूरी कविता किसी एक विषय को लेकर नहीं चलती है। इस कविता में जीवन, समाज, संस्कृति और राजनीति के अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं, संश्लिष्ट ढंग से आपके पास आते हैं, सामने आते हैं। कवि एक विद्रोही चेतना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता है। स्वाधीनता के बाद के समय में जो तमाम उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों के टूटने से जो तमाम तरह के दुख पैदा हुए थे समाज में, यह कविता उसकी अभिव्यक्ति है। यह अकारण नहीं है कि इस कविता में कवि लगभग सभी पक्षों को समेटने की कोशिश करता है। किसी के लिए उसके पास कोई छूट नहीं है। और कुछ पंक्तियां तो इतनी बेहतरीन हैं, इतने शानदार ढंग से कही गई हैं, इतनी प्राणवान हैं, उनमें इतना प्राण है कि क्या कहिए। जब कवि कहता है कि सर्दी में अपनी संतान को केवल अपनी हिम्मत की रजाई में लपेट कर पोसते। अद्भुत पंक्ति है यह, अद्भुत पंक्ति है यह। इसी तरह की कई पंक्तियां इस कविता में आती हैं। और यह पूरी कविता जो काम करती है, यदि उसे थोड़े शब्दों में कहना हो तो आप कह सकते हैं कि यह कविता हमें
समाज को देखना सिखाती है। यह कविता हमें अपने आसपास के परिवेश को देखना सिखाती है। यह कविता हमें स्वयं को देखना सिखाती है। होता क्या है कि अक्सर लोग एक जगह से बैठकर दूसरों की आलोचना तो प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन अपने को छोड़ देते हैं, अपने को बचा ले जाते हैं। यह कविता स्वयं को बचाने के विरुद्ध खड़ी है। यह कविता अपने को नहीं बचाती। इसलिए वो बार बार जो मैं का मामला आता है वह थोपने के अंदाज में नहीं आता, बल्कि आत्मालोचन के अंदाज में आता है। कवि अपनी समीक्षा कर रहा है, प्रकारांतर से हम में यह चेतना भर रहा है कि जब तक आप स्वयं की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक आप सही सही कोई भी आकलन प्रस्तुत नहीं कर सकते। वह व्यक्ति जो दूसरे की कमियां देखता रहता है हमेशा गलत होता है। वह व्यक्ति जो अपनी कमियां देखता है अक्सर सही होता है, क्योंकि जिसे अपनी कमियां दिखती हैं वह दूसरे की कमियों को विवेक के साथ देखता है। वह मुंसिफ की तरह नहीं देखता, मनुष्य की तरह देखता है। तो माया दर्पण जो कविता है, कविता का शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है, माया दर्पण। वैसे भी जो दर्पण है वो माया रचने का ही काम करता है। हमें लगता है कि हम जैसे हैं दर्पण में वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। दर्पण एक स्थूल प्रतिकृति आपकी बना सकता है, लेकिन आपके भीतर जो चल रहा है वह दर्पण कैसे दिखा सकता है? यह कविता वह दर्पण है जिसमें आपके भीतर का सत्य दिख रहा है। शीशे वाला दर्पण बाहर का सत्य दिखाता है, कविता का जो दर्पण है वो भीतर का सत्य दिखाता है। तो यह माया दर्पण कविता जो श्रीकांत वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता है, यह हमें चेतस बनाती है। यह हमें बताती है कि यदि आप यह मानते हैं कि दुनिया आपके बल पर चल रही है और आप नहीं होंगे तो दुनिया का कारोबार बंद हो जाएगा, तो आप गलत हैं। यह दुनिया संश्लिष्ट भाव से, सबके सहयोग से चलती है। कोई एक इस दुनिया को नहीं चलाता, कोई एक व्यक्ति इसका संचालन नहीं करता। सब मिल जाते हैं तो दुनिया बनती है और दुनिया चलती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों कविताओं को, बूढ़ा पुल और माया दर्पण को ठीक से समझा होगा। यदि इस पाठ्यक्रम को समझने में, इन कविताओं को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप सभी जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमसे संवाद जारी रख सकते हैं। आप ईमेल के जरिए पाठ्यक्रम में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं संवाद के लिए, उनके माध्यम से आप हमसे अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।